वेलकम स्टूडेंट्स। हम निकाल रहे थे यहाँ पर आपेक्षिकीय डॉपलर इफेक्ट को। आपेक्षिकीय डॉपलर इफेक्ट के लिए जो हमारा फॉर्मूला आया था वास्तविक आवृत्ति न्यू डैश और न्यू में आभासी आवृत्ति में ये आया था न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन गामा 1 माइनस के बीटा कॉस थीटा और गामा इक्वल टू कितना था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो v अपॉन सी को हम कितना लिख रहे थे यहाँ पर बीटा। बीटा किसका रेशियो था v और c का। ठीक है, तो यहां पर डॉपलर इफेक्ट होता क्या था कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत है या ध्वनि स्रोत है स्रोत से दूर जाता है या पास जाता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमें कैसा होता है कम या ज्यादा का आभास होता है। जैसे कि मैंने एम्बुलेंस वाला बताया था कि एक एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है तो उसकी जो ध्वनि है आपको कम होती हुई सुनाई देगी और यदि वो आपके पास आ रही है तो उसकी ध्वनि बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए हम पहला इफेक्ट देखते हैं केस फर्स्ट जिसका नाम है अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव, पहले इधर देखो, अनुदैर्ध्य डॉपलर इफेक्ट। इसमें क्या है, अनुदैर्ध्य मतलब उसी की दिशा में। तो इसमें फर्स्ट केस है जब स्रोत प्रेक्षक के समीप जाता है। जब स्रोत प्रेक्षक के समीप जाता है, देखो तो कैसे कि ये प्रेक्षक स्रोत है वो ऊपर रखा हुआ था प्रकाश स्रोत और ये प्रेक्षक P था, ये दोनों एक ही दिशा में इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो जब स्रोत है प्रेक्षक की ओर जा रहा है, P की ओर जा रहा है, तो उस स्थिति में यहां पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तब समीकरण 9 से कितना हो जाएगा, न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन में गामा 1 माइनस के बीटा कॉस 0 और इसको हम कितना लिख देंगे, न्यू डैश अपॉन गामा 1 माइनस के बीटा, ये लिख देंगे। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन में गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस के बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के बीटा, यही थी गामा की वैल्यू 1 अपॉन करके। तो न्यू डैश, अब इसमें देखें 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा बोल सकते हैं इसको, 1 प्लस बीटा और इसको रूट ऑफ 1 माइनस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को रूट में अलग अलग लिख दिया और 1 माइनस के बीटा। तो 1 माइनस बीटा से एक रूट का जाएगा तो नीचे रूट का बचेगा जिसको हम लिख सकते हैं न्यू डैश अपॉन, ये इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस के बीटा, इस तरह से। तो न्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास न्यू डैश रूट ऑफ 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस के बीटा। ये हो गया हमारा जब स्रोत प्रेक्षक के समीप जा रहा है उस स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो जो वास्तविक आवृत्ति है वो आभासी आवृत्ति है वो एक दूसरे पर किस तरह से संबंधित होंगी, इस फॉर्मूले से लिखें इसको। समीकरण नंबर 10, कंप्लीट करो यहां तक। बस ये ध्यान रखना वास्तविक कौन सी है और आभासी कौन सी है। अच्छा, वैसे एक स्थिति खुद सोच के देखो कि जब स्रोत प्रेक्षक के समीप जा रहा है तो उसकी जो ध्वनि है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी या कम होती हुई दिखाई सुनाई देगी, मतलब कम होती हुई या ज्यादा होती हुई, बताओ, सोचो खुद। जब स्रोत यानी कि एम्बुलेंस आपके नजदीक आ रही है तो ध्वनि उसकी है वो बढ़ती हुई आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो वो चीज हमें मैथमेटिकली अब ड्राइव करनी है क्योंकि एम्बुलेंस की जो गति होती है वो अनापेक्षिकीय होती है और हम अभी आपेक्षिकीय गतियों के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि v टेंड्स टू c वाली गतियों के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है,
देखो अब अनापेक्ष की गतियों के लिए अगर हम बात करें, अनापेक्ष की गतियों के लिए अनापेक्ष की गतियों के लिए क्या होगा, v इज वेरी वेरी लेस देन c होगा, v इज वेरी वेरी लेस देन c होगा। तब समीकरण 10 से हम बात करते हैं, तब समीकरण 10 से कितना हो जाएगा, न्यू इक्वल टू न्यू डैश, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस v अपॉन सी, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के v अपॉन सी। तो न्यू इक्वल टू न्यू डैश, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, 1 माइनस के v अपॉन सी नीचे है, इसकी पावर हाफ, इस तरह से, और 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर में हाफ है ऊपर, तो नीचे लेकर आएंगे तो 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर में कितना हो जाएगा, हाफ। तो 1 प्लस एक्स की पावर n कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलता है, इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो न्यू इक्वल टू न्यू डैश, इसको खोलेंगे 1 प्लस एन एक्स, इतना ही खोलना है, v अपॉन 2c, और ये 1 माइनस के v अपॉन 2c, इस तरह से खुल जाएगा 1 प्लस एन एक्स वाले फॉर्मूले से। आगे की टर्म क्यों नहीं खोल रहे हैं इसमें, क्योंकि आगे की टर्म जो आएगी उसमें एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो नीचे 10 टू पावर 16 हो जाएगा 10 टू पावर 8 की वजह से। तो ऊपर की तुलना में नीचे वाला जो वेग है बहुत अधिक है, क्योंकि हम कौन सी गतियों के लिए बात कर रहे हैं, v इज वेरी वेरी लेस देन c के लिए। तो उस स्थिति में आगे वाली जो टर्म है हमने उनको कैसा मान लिया, नेग्लिजिबल। तो यहां तक आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं इसको, देखो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू डैश अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन में 4c स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है इसमें। 1 प्लस बी बाई सी की पावर में हाफ था, नीचे लेके माइनस हाफ आएगा ये, ठीक है, और इसको जब खोलेंगे तो ये माइनस में ही आएगा ना कि प्लस में, ठीक है, 1 माइनस के आएगा, तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये इस तरह से, न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन में 1 माइनस बी बाई सी का होल स्क्वायर, b बाई 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस में b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर, और माइनस के 2ab, 2a और b, b अपॉन 2c, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको ओपन कर दिया। तो यहां पर चूंकि v इज वेरी वेरी लेस देन है c, तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है वो टेंड करेगा 0 की ओर, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये वाली टर्म है हमने नेग्लिजिबल कर दी। तो न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन 1 माइनस के v बाई c, ये हो जाएगा। न्यू और v में अंतर बनाकर चलना, समीकरण नंबर इसको डाल दिया हमने 11। तो अनापेक्षीय बात तो हम डॉपलर इफेक्ट में कर रहे थे आपेक्षीय, लेकिन उसमें हम एक कंडीशन लेकर चल रहे हैं अनापेक्षीय वाली। तो उसके अकॉर्डिंग जो आवृत्ति आई है आभासी आवृत्ति, वो वास्तविक आवृत्ति 1 माइनस बी अपॉन सी भाग आई है, मतलब ये वाली टर्म का एक से कम है, एक से कम, ये वाली टर्म नीचे हर में है वो एक से कम है, क्योंकि एक में से कुछ घट रहा है, जैसे इसकी वैल्यू हाफ हुई, एक से कम है। तो 2 टाइम्स ऑफ न्यू डैश वो न्यू के बराबर होगा, मतलब आभासी जो आवृत्ति है न्यू वो ज्यादा परिलक्षित होगी, आभासी आवृत्ति है यानी कि न्यू डैश न्यू वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा परिलक्षित होगी, यानी कि हमें आभास होगा ज्यादा आवृत्ति का। तो आप खुद सोचो, जब स्रोत है वो प्रेक्षक के समीप आ रहा है, एम्बुलेंस है आपके समीप आ रही है, तो उसकी जो ध्वनि है आपको ज्यादा प्रतीत होगी, वहां पर जो उसकी वास्तविक फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, उससे ज्यादा परिलक्षित होगी। तो लिखते हैं यहां तक समीकरण नंबर 11 तक।
समीकरण 11 तक कंप्लीट करो, समीकरण 10 के बाद इम्प्लाइज करके इस तरह से लिख देना यहाँ पर कि सिक बता रही है आपको न्यू ग्रेटर देन न्यू डैश। इसके बाद लाइन लिखना, अतः स्पष्ट है कि जब स्रोत प्रेक्षक के समीप जाता है तो, अतः स्पष्ट है कि जब स्रोत प्रेक्षक के समीप जाता है तो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की तुलना में ज्यादा प्रतीत होगी। तो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की तुलना में ज्यादा प्रतीत होगी। आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की तुलना में ज्यादा प्रतीत होगी। ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड केस करते हैं हम, स्मॉल बी पॉइंट ही है उसमें। देखो इधर स्मॉल बी पॉइंट है जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है। जब स्रोत एक पॉइंट में ए था और स्मॉल बी सेकंड पॉइंट है, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, पहले तो समीप आ रहा था, अब दूर जाता है, तो मतलब ये स्रोत है और ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक तो इधर भाग रहा है और स्रोत इधर भाग रहा है, एक दूसरे से अपोजिट भाग रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई 180 डिग्री हो जाएगा। तब समीकरण 10 से कितना हो जाएगा, न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन 1 माइनस के बीटा कॉस थीटा। तो न्यू डैश अपॉन में 1 माइनस के गामा और है यहां पर, गामा 1 माइनस के बीटा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये हो जाएगा न्यू डैश अपॉन में गामा 1 प्लस के बीटा, ये हो जाएगा। इसको हम और लिख सकते हैं, न्यू डैश गामा की वैल्यू लिख दी हमने √1 माइनस के बीटा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बीटा, और पहले की तरह लिखेंगे तो इसमें न्यू डैश √1 प्लस बीटा √1 माइनस बीटा, 1 प्लस बीटा से एक आधी पावर जाएगी, तो √1 माइनस बीटा ऊपर बचेगा और 1 प्लस बीटा की हाफ पावर नीचे बच जाएगी। ठीक है, लिख दो इस तरह से। समीकरण नंबर 12 हो जाएगी। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है, थीटा इक्वल टू पाई लेना है। और अब बात करते हैं अनापेक्षिकी गतियों के लिए। अनापेक्षिकीय गतियों के लिए तो अनापेक्षिकीय गतियों के लिए क्या होगा कि v है इज वेरी वेरी लेस देन c होगा। तो उस स्थिति में न्यू इक्वल टू न्यू डैश 1 माइनस के v बाई सी, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस के v बाई सी, रूट में ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू न्यू डैश, ठीक है, 1 प्लस v बाई सी की पावर में हाफ, और ऊपर आ जाएगा ये 1 माइनस v बाई सी की पावर में हाफ। इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस
ये माइनस हाफ नीचे लिया है तो माइनस हाफ, ठीक है। इसको पहले की तरह ओपन करेंगे, न्यू डैश अपॉन में 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा v अपॉन 2c, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन 2c, ठीक है। इस तरह से तो न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन में 1 प्लस v बाई 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको होल स्क्वायर लिख दिया तो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो b बाई c इतना आएगा। इस वाली टर्म को अनापेक्ष की गतियों के लिए, इसके लिए हम टेंड्स टू 0 मान सकते हैं, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन में 1 प्लस v अपॉन c, ठीक है। अब इस वाली स्थिति से देखो कि न्यू डैश में 1 प्लस यानी एक से बड़ी क्वांटिटी का भाग लग रहा है, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि न्यू का मान न्यू डैश से क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि आभासी आवृत्ति है वो वास्तविक आवृत्ति से कम परिलक्षित होगी, कम फील होगी, वहां पर सुनाई देगी। जो खुद सोचो कि स्रोत है आप उससे एम्बुलेंस से दूर की ओर जा रही है तो उसकी ध्वनि आपको स्वाभाविक रूप से कम होती हुई प्रतीत होगी। तो लिखते हैं यहां तक समीकरण 13 डाल देना इसको। पूरा लिख दें इसको। लिखना, अतः समीकरण 13 से स्पष्ट है कि जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, समीकरण 13 से स्पष्ट है कि जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तब आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की तुलना में कम प्रतीत होगी, तब आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की तुलना में कम प्रतीत होगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, जो कि अनुदैर्ध्य डॉपलर इफेक्ट था। इसके बाद सेकंड पॉइंट डालना इसी में, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव। पहला था अनुदैर्ध्य, दूसरा है इसी में केस सेकंड है ये अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट। अनुप्रस्थ में क्या होगा, अनुदैर्ध्य मतलब उसी की दिशा में, अनुप्रस्थ मतलब लंबवत। लंबवत का मतलब क्या है, प्रेक्षक तो इस तरह से गति कर रहा है या स्थिर अवस्था में है, लेकिन जो स्रोत है वो लंबवत इस तरह से गति कर रहा है इस दिशा में, प्रकाश स्रोत को। तो दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तब समीकरण 10 से हम लिख सकते हैं कितना, न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन में 1 गामा 1 माइनस के बीटा कॉस थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपेक्षिक डॉपलर इफेक्ट के लिए, और इसी से हम अनापेक्षिक गतियों के लिए भी उस कंडीशन को या फॉर्मूले को निकाल रहे हैं, ठीक है। न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन गामा 1 माइनस के बीटा कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू 90 पर कितना हो जाएगा, गामा ही रह जाएगा केवल गामा, और गामा को हम कितना लिख सकते, या इतना ही छोड़ दो यहाँ पर इसको। तो ये तो कौन सी के लिए है, बात करें तो हम आपेक्ष की गतियों के लिए। अगर हम बात करें अनापेक्ष की गतियों के लिए, अनापेक्षीय गतियों के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या होता है,
v इज वेरी वेरी लेस देन c हो रहा है, v इज वेरी वेरी लेस देन c, तब न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन में इसको हम कितना लिख देंगे, रूट ऑफ 1 माइनस के बीटा स्क्वायर, तो न्यू इक्वल टू न्यू डैश रूट ऑफ 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, v इज वेरी वेरी लेस देन c है, तो उस स्थिति में इस वाली टर्म को हम कितना कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं इसको, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को, तो उस स्थिति में न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, न्यू डैश, मतलब अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट हमें परिलक्षित नहीं होगा। मतलब ये मतलब क्या है कि आप एक चौराहे पर खड़े हुए हो इधर से, और इधर से आपके पास एम्बुलेंस होकर गुजर रही है लंबवत होकर इस तरह से, तो आपको जब वो कुछ दूरी तक इस तरह से जाएगी तो आपको उसकी ध्वनि में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कौन सी गति है, क्योंकि उसकी एम्बुलेंस की अनापेक्षिक गति, उस स्थिति में आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति दोनों ही समान परिलक्षित होंगे, मतलब उसमें कोई भी अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो केस सेकंड डालें, अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट, केस सेकंड डालो, अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट और लिखें इसमें, जब स्रोत प्रेक्षक की लंबवत दिशा में गति करता है तो, जब स्रोत प्रेक्षक की लंबवत दिशा में गति करता है तो, अर्थात करके पूरा लिख दो, पूरा लिख दो इसको, न्यू इक्वल टू न्यू डैश तक। हाँ, यदि अगर वो एम्बुलेंस v टेंड्स टू c वेलोसिटी से मूव कर रही होती वहां पर लंबवत दिशा में, तब हमें आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति के अंदर अंतर है वो परिलक्षित होता वहां पर, ठीक है, दोनों में अंतर होता उस टाइम पर। लेकिन हमने अनापेक्षिक गति के लिए बात करी तो दोनों की समान ही हमें वहां देखने को मिलेंगी, एग्जैक्ट सेम नहीं होंगी लेकिन लगभग हमें सेम प्रतीत होगा, उसमें अंतर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। कभी करना इस चीज को भी, चौराहे पर कभी भी रेड लाइट में खड़े हो तब देखना कोई एम्बुलेंस जैसे गुजरे या पुलिस की गाड़ी गुजरे तो उसकी जो ध्वनि है उसमें ज्यादा अंतर, कम दूरी के लिए, ज्यादा दूरी पर तो फिर वो अनुदैर्ध्य डॉपलर इफेक्ट होने लग जाता है। ज्यादा डिस्टेंस पर अगर बात करें, लंबवत में एक सीमित डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई तो ये तो यहाँ है और ये यहाँ है, तो एक तरह से अनुदैर्ध्य डॉपलर इफेक्ट देखने को मिल जाता है फिर वहां पर, ये ध्यान रखना, कम डिस्टेंस के लिए ही देखने को मिलेगा अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट। लिखना इसके बाद न्यू इक्वल टू न्यू डैश के बाद, अतः अनापेक्षिकीय गतियों के लिए अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। अनापेक्षिकीय गतियों के लिए अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है टॉपिक। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक कंप्लीट कर लेना इसको। थैंक यू।